नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इसी बीच एक बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दीपनगर का बताया जा रहा है। यहां कलावती वर्मा नाम की एक महिला के घर में पुलिस उनके बड़े बेटे को पकड़ने आई, लेकिन बेटा घर पर नहीं मिला तो छोटे बेटे को उठाकर ले जाने लगी। महिला ने मना किया तो बिना महिला पुलिस के घर में घुसे पुलिस वालों ने महिला की हेलमेट से धुनाई कर दी। आप देख सकते हैं कि बिना महिला पुलिस के घर में घुसे ये पुलिसकर्मी कितनी बेरहमी से, वहशी तरीके से, जानवरों की तरह आप कह सकते हैं महिला की पिटाई कर रहे हैं। देखिए जरा, जैसे कि सारी ताकत जो है इन्होंने, सारी ट्रेनिंग इन्होंने और सारी तहजीब ताक पर रखते हुए सिर्फ महिलाओं पर ही आजमाने के लिए ली हुई है। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, महिला देखिए उसे जमीन पर गिराकर उसके बाल खींचते हुए भी जो है नजर आ रहा है। और एक किसी ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बड़े बेटे को पकड़ने गई, नहीं मिला, छोटे बेटे को उठा कर ले जाने लगी। महिला ने रोका और यहाँ पर कोई और होता शायद वो भी यही करता। लेकिन देखिए, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है। कायदे कानूनों के हिसाब से अगर आप किसी महिला से पूछताछ करने जाते हैं या उसको पकड़ने भी जाते हैं तो महिला पुलिस आपके साथ में होती है। यहाँ पर नहीं है। इन पुलिस वालों को देखिए कैसे उसे बुरी तरह से पीट रहा है। बिल्कुल आप ये कहिए कि वहशीपन जो होता है वो नजर आता है। किस तरह से महिला को देखिए, इसका दुपट्टा सरकता है, हेलमेट से पीटता नजर आता है, जमीन पर गिराता है, उसके बाल खींचता है। देहरादून पुलिस का कारनामा जरा देख लीजिए। यही आपकी हिफाजत के लिए रहती है। आपके टैक्स का पैसा इनकी तनख्वाह में जाता है और ये क्या करती है वो आप देख लीजिए। पुलिस वालों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की। वहां पर किसी ने इसका पूरा वीडियो बनाया जो कि अब सामने आया। और अगर सामने नहीं आता तो पता ही नहीं चल पाता कि देहरादून की पुलिस इतनी बहादुर है कि महिलाओं पर इनका जोर चलता है। और जो अपराध बढ़ रहा है देहरादून में, हम हर दूसरे दिन जो खबरें देखते हैं वहां पर इनका जोर नहीं चलता। तो ये आप तस्वीरों को, इन वीडियो को जरूर जहन में रखिए। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को तो पता नहीं चलता कि उत्तराखंड, खासतौर से देहरादून पुलिस इतनी बहादुर है जिसे ना नियम पता है ना तहजीब है। और यहाँ पर इस पूरी खबर में ऐसे लगता है जैसे कोई गुंडा गया हुआ था घर में, पुलिस वाला तो था ही नहीं। बिल्कुल जीनत, एक गंभीर मामला है और खासकर जिस तरह से विजुअल में दिखाई दे रहा है कि एक अकेली महिला को और उसके घर में घुसकर पुलिस वाले बुरी तरह से पीट रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी हेलमेट से भी पिटाई की गई। और अभी अभी महिला ने जो क्लिपिंग हमको भेजी है उसमें राजेश रावत नाम के एक पुलिसकर्मी की नेम प्लेट भी उस घर में छूटी हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि एक महिला को किस तरह से पीटा गया। और सिर्फ आरोप ये था कि पुलिस को महिला के लड़के से पूछताछ करनी थी, उसको घर से उठाना था। महिला का कहना यह है कि ये रात करीब 9 से 11 बजे के बीच की घटना है। और जिस लड़के को, अर्जुन नाम का लड़का जो महिला का बड़ा लड़का है, 2 लड़के हैं, उसको उठाने पुलिस आई थी। और महिला का ये कहना था कि जब पुलिस आई तो उसने कहा कि जो बड़ा लड़का है जिसका नाम वो ले रहे हैं वो घर में नहीं है। इसके बाद पुलिस जबरन घर में घुस गई और फिर जो छोटा लड़का था उसको जबरन वहाँ से उठाने ले गई। महिला ने इसका विरोध किया तो उसके बाद महिला की बुरी तरह से धुनाई कर दी गई। उसके सर पर पट्टी लगी हुई है। मैंने महिला से मुलाकात की है। उसका कहना है कि 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक उसके घर में ये तांडव चलता रहा। खासकर जीनत, एक बड़ा सवाल ये भी है, मुमकिन हो बातचीत के बाद अगर वो हमारे साथ जुड़े तो जरूर इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सुनील, ये बताइएगा अब इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? 9 से 11 बजे का वक्त, वैसे भी अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं और महिला से भी आपको बातचीत करनी है तो आपके पास महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि ठीक है, इन्हें बेसिक तहजीब भी नहीं कि पुलिस काम कैसे करती है। कार्रवाई क्या हुई है इनके खिलाफ? देखिए जीनत, अभी पुलिस अधिकारियों का पक्ष इस मामले में नहीं आ पाया है। जो संबंधित थाना क्षेत्र है नेहरू कॉलोनी, वहाँ के एसओ से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। हम थाने में गए तो बताया गया कि एसओ साहब राउंड पर हैं। अभी इस मामले में पुलिस का पूरी तरह से पक्ष नहीं आ पाया है। लेकिन पहली प्राथमिक तौर पर जो विजुअल देखने को मिलता है उसमें ज़रूर ये बेहद गलत बात साबित होती है कि आप किसी के घर में घुसते हैं, उसके बेडरूम में घुसते हैं और वहाँ पर अकेली महिला को आप इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि आपको हेलमेट का
प्रयोग करना पड़ता है। महिला के सर पर चोटें आई हैं। मैंने महिला से मुलाकात की, उसके सर पर पट्टी लगी हुई है, उसके हाथों में भी स्वेलिंग है। महिला का कहना है कि जब उसने फ़ोन से बात करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन भी इन पुलिसकर्मियों के द्वारा छीन लिया गया। और जिस तरह से मैंने कहा कि वहाँ पर नेम प्लेट भी, राजेश रावत नाम के एक पुलिसकर्मी की नेम प्लेट भी उनके घर में छूटी हुई है। तो जाहिर तौर पर एक बेहद गंभीर मामला है। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के आला अफसरों के इस संबंध में उनका रिएक्शन लें कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस को रात 11 बजे। और हम इंतजार करेंगे कि आला अफसरों का स्टेटमेंट इस पर आए और इन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है। जिस हेलमेट का इस्तेमाल होता है कि एक्सीडेंट से वो हमें बचाएगा मजबूती के लिए, अगर उसी हेलमेट से किसी महिला के सर पर वार होता है तो आप चोट का अंदाजा लगा सकते हैं कैसी लगी होगी। इस खबर पर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे बीजेपी के विधायक महेश नेगी काफी दिनों से चर्चा में है। बुधवार को महिला आयोग में पेश हुए। महिला आयोग की तरफ से दोनों ही पक्षों को काउंसलिंग के लिए आज बुलाया गया था, लेकिन आरोप लगाने वाली महिला अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए महिला आयोग नहीं पहुंची। लेकिन बीजेपी विधायक महेश नेगी महिला आयोग पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं और पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद पहली बार कैमरे पर आए विधायक महेश नेगी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि वो महिला को जानते हैं, इस पर कुछ नहीं कहा। न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की बीजेपी विधायक महेश नेगी से। सर, आप पर आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जांच चल रही है। लड़की को जांच चल रही है, जांच की बात हो रही है, जांच बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है। सर, महिला आयोग में आज काउंसलिंग हुई है, क्या कुछ रहा? हम तो यहाँ हैं, जो हैं, और वो तो उनका तो पता ही नहीं कहाँ है। लेकिन सर, इतने गंभीर आरोप वो लगा रही है, आप अभी तक सामने नहीं आए, क्या समझा जाए चुप्पी को? जांच के विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जब जांच हो जाएगी तो हम बता देंगे उसमें क्या होगा। तो ये महेश नेगी को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। महिला आयोग में आज वो आए हैं। हालांकि महिला जिसने खुद महिला आयोग में यहाँ पर अपनी दरख्वास्त लगाई थी, वो खुद आज महिला आयोग नहीं आई है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो आपने देखा इस मामले में भी कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उधर उत्तराखंड की आज की एक और बड़ी खबर, सीएम ऑफिस में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। एक सिक्योरिटी अफसर, एक ड्राइवर में पुष्टि हुई है। एक सलाहकार और एक ओएसडी पहले ही पॉजिटिव आ चुके हैं। अगले 3 अगर हम दिन की बात करें तो सेल्फ क्वारंटीन जो है रहने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और आज होने वाली कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो भी टाली गई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत की कोरोना रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव है। शुक्रवार को फिर होगा सीएम का एक और टेस्ट और शुक्रवार तक क्वारंटीन रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो सीएम ऑफिस में कोरोना की दस्तक और जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं अगले 3 दिनों के लिए। और इसी वजह से जो मीटिंग है कैबिनेट की वो भी टाल दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना के केस 16,000 के पार हो चुके हैं। खासतौर पर मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देहरादून की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में, उनके ऑफिस स्टाफ में अब तक 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन किया। हालांकि उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुक्रवार को एक और टेस्ट होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री फिर अपने कामकाज पर लौटेंगे। लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की एंट्री सीएम हाउस में प्रतिबंधित रहेगी। ऑफिस स्टाफ को भी फिलहाल आने से मना किया गया है। कुल मिलाकर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के हालात सिर्फ ऐसा नहीं है कि देहरादून में, बल्कि उधम सिंह नगर, नैनीताल और बाकी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में भी धीरे धीरे कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए, तभी आप खुद और अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो 4000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं प्रदेश में। एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। विधायक गणेश जोशी सेल्फ क्वारंटीन हुए हैं। शनिवार तक के लिए खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। कोविड-19 संक्रमित के वो संपर्क में आए थे और इसी वजह से उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन होने का फैसला लिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर विधायक गणेश जोशी का हम जिक्र कर रहे हैं। एक कोविड संक्रमित के वो संपर्क में आए और एहतियात के तौर पर उन्होंने भी खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। प्रदेश में आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार और आप देख भी पा रहे हैं कि अब सीएम ऑफिस तक कोरोना पहुंच गया है और मुख्यमंत्री खुद 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन है। और अब यहां पर एक और हम विधायक गणेश जोशी का जिक्र कर रहे हैं जो सेल्फ क्वारंटीन हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। 4,545 एक्टिव केस हैं। अब तक 213 मौत हो चुकी है। रोजाना औसत 400 नए केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन रहने वाले हैं सीएम, ये हमने आपको जानकारी दी, क्योंकि जो ऑफिस का स्टाफ है सीएम ऑफिस का, उनमें जो है 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। कैबिनेट की अगर हम बात करें, गढ़वाल यूनिवर्सिटी
के एग्जाम भी टाले गए, ये भी एक खबर आ रही है। अब कोरोना को लेकर सारे व्यापार भी चलने हैं, उद्योग भी चलने हैं, उद्योग धंधे भी चलने हैं, सरकार के काम भी चलने हैं, तो इस प्रकार से उनको अब रोकने वाली स्थिति नहीं है। तो उन्हीं परिस्थितियों के बीच में बचाव करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, डिस्टेंस का उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है और उसी पे सारा देश दुनिया बढ़ रही है। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। किशोर ने एक बार फिर से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। किशोर ने कहा है कि पार्टी में विवादों को समय रहते नहीं सुलझाया जाता, लिहाजा छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। किशोर ने कहा है कि कांग्रेस को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस की पार्टी, यानी कांग्रेस के लिए पार्टी के अंदर जो विरोधी हैं वो खुद ही हैं। चुनाव हारे, मैंने कहा कि हमारे लिए कोई पार्टी चुनौती नहीं है। हम कांग्रेस खुद में अपने लिए चुनौती है ना, हम खुद अपने लिए अपनी पार्टी में चुनौती पैदा करते हैं और उसको समय पर जो है उसका निराकरण नहीं करते। राजस्थान में हमने जैसे कि चुनौती पैदा हुई उसका समाधान किया ना, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने उसका समाधान किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू हो चुकी। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद। बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी मौजूद है। कुंभ मेला कार्यों को लेकर की जा रही है चर्चा। पालघर में संतों की हत्या मामले को सीबीआई जांच की मांग, इस मामले पर भी सीबीआई जांच की मांग की चर्चा की जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चर्चा रही कि कोरोना की वजह से हो सकता है कुछ तब्दीलियां हो या टाल दिया जाए, लेकिन कहा गया कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। अब 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं और क्या फैसला लेते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुंभ मेला कार्यों को लेकर इसमें चर्चा हो रही है और पालघर में जो संतों की हत्या हुई थी उस मामले में भी सीबीआई जांच की मांग पर चर्चा की जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यह है किंग कोबरा, दुनिया के खतरनाक जहरीले सांपों में से एक। जितना जहरीला होता है उतना ही समझदार भी। आसानी से किसी को बाइट नहीं करता। बहुत रेयर चांस होते हैं जब कोबरा अपने जहर का इस्तेमाल करता है। 15 फीट लंबे इस किंग कोबरा को मंगलवार को फॉरेस्ट टीम ने जामुनवाला के एक घर से रेस्क्यू किया है। इतने बड़े किंग कोबरा को रेस्क्यू करने में फॉरेस्ट टीम के पसीने छूट गए। देर रात इसे घने जंगलों में छोड़ दिया गया। उधर पौड़ी जिले में द्वारीखाल ब्लॉक के च्वारा गांव से हैरान करने वाली तस्वीरें आई, जिसमें एक मरीज को डोली पर बैठाकर करीब 10 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया क्योंकि यहां रोड ही नहीं है और कई सालों से स्थानीय लोग रोड की मांग कर रहे हैं, मगर रोड तो दूर, पैदल रास्ता तक ठीक से नहीं बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, आप खुद समझ जाएंगे उबड़ खाबड़ रास्तों से कैसे मरीजों को लेकर जाया जाता है और लोग जो लेकर जाते हैं उनकी जिंदगी भी भगवान भरोसे। और आज दिनांक 23/8/2020 तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, किसी अलग ही दुनिया में है, जहां पर हम बड़ी बड़ी इमारतों, चमचमाती सड़कों की बात करते हैं, 21वीं सदी और हाईटेक होने की बात करते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड होने की बात करते हैं और बहुत स्पीड पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ तो पैदल चलने वाली सड़कें नहीं है, तो मरीज को लेकर कैसे जाएंगे 10 किलोमीटर तक। अगर कोई इमरजेंसी, कोई मरीज है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या डिलीवरी का केस है या कोई बहुत गंभीर चोट है, तो आप क्या इंतजार करेंगे जब एक एक सेकंड भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो सड़कें छोड़िए, पैदल रास्ता भी नहीं है। उधर टिहरी में 2 दिनों से बंद चल रहे NH-94 के बात करें तो आज शाम तक खुलने की उम्मीद है। नरेंद्र नगर के पास पहाड़ी दरकने से भारी मलबा और बोल्डर गिरने से NH-94 बंद हो गया था, जिसके बाद से लगातार मशीनों द्वारा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से मलबा हटाने में दिक्कतें हो रही हैं। डीएम का कहना है कि कार्यदायी संस्था द्वारा मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन ऊपर से और मलबा गिरने से दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, NH-94 में हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी बना हुआ है, नरेंद्र नगर बाईपास के समीप जो रेस्टोरेंट है उसके सामने एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें हमारी लगातार बात चल रही है। तो आज शाम तक का टाइम कार्यदायी संस्था द्वारा दिया गया है कि आज साय तक वह रोड खुल जाए।
बारिश की वजह से हल्द्वानी की सड़कें बेहाल है। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह गड्ढे बने हुए हैं, वो भर चुके हैं। पैदल और टू व्हीलर चलने वालों को भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन नगर निगम का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। लिहाजा पार्षद भी परेशान है। बुधवार को एक पार्षद तो खुद ही सड़कों के गड्ढे भरते नजर आए। शहर की बद्रीपुरा इलाके के पार्षद ने नगर निगम ऑफिस के करीब की सड़क के गड्ढे खुद भरे और अपना विरोध जताया। हालांकि इसे एक्टिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये विरोध जताने जब लोग परेशान हैं तभी आते हैं, जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचता। यहाँ पर गड्ढे 1 से 1.5 फुट हो चुके हैं, मगर मेयर साहब और नगर निगम का प्रशासन सोया हुआ है। कई बार शिकायत करने के बाद भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। आज स्थायी लोगों ने और मैंने मिलकर कहा इस गड्ढे को भरने का प्रयास करा जाता है और इस गड्ढे को हम भर रहे हैं। तो नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेयर साहब इस समय देहरादून के दौरे में बिजी है। विकासनगर के हरिपुर कोटी छाड़ी मोटर मार्ग पर धमोग मंदिर के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर टोंस नदी में जा गिरा। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिकअप हिमाचल से नेरवा से सेब लेकर सहारनपुर जा रहा था। ये जो गाड़ी है तड़के करीब 3 बजे धमोग मंदिर के पास पहुंचते ही पिकअप सामने से आ रहे वाहन को साइड देते समय अनियंत्रित होकर टोंस नदी में जा गिरी। तस्वीरें आपके सामने। गाड़ी नीचे से आ रही थी विकासनगर के साइड से, एक ऊपर त्यूनी के रोड से तरफ से आ रही थी और यहाँ पे जो है ये ऐसा हुआ है, मोटी बारिश की वजह से कोई रोड दिखाई नहीं पड़ी, कुछ रोड तंग है और फिर एक गाड़ी नीचे से आ रही उसको दिखाई नहीं पड़ा, ऊपर से भारी मोटी बारिश हो रही थी और यहाँ खाई से गिर गई है। खबर रुड़की से। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम में तैनात एक जेई पर एक महिला ने दुष्कर्म की कोशिश, छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला ने जेई के खिलाफ सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला का कहना है कि पहले भी इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने मामले में समझौता करवा लिया था, लेकिन जेई फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। विजुअल नहीं रहे थे, पुराने रहे थे। उक्त अभियुक्त के द्वारा किसी को शिकायत करने की बात कहने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई है और उसके साथ गलत काम करने की बातें कही गई हैं। जांच के बाद में इसमें काफ़ी तथ्य सही पाए गए थे और जांच के बाद में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। निर्दोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज नंदा अष्टमी का महापर्व है। अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। पिछले सालों की बात करें तो अष्टमी के दिन हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचते थे और मां के दर्शन करते थे और मूर्ति का विसर्जन 28 अगस्त को इस बार किया जाएगा। मंदिर में एक एक करके प्रवेश करेंगे। जगह जगह हमने रास्ते में गोले बनाए हुए हैं। कोरोना काल का समय है, पूरे शहर का ये अपना आज का बहुत बड़ा महत्व रखने वाला मेला है। ये कोविड जो कोरोना की महामारी को देखते हुए बिल्कुल सूक्ष्म रूप से माँ की पूजा हो रही है और इस बार हमारी कमेटी ने भी पूरा व्यवस्था करके माँ की जो पूजा मात्र ही अर्चना कर रहे हैं और पूरे नगर वालों को जो है वो है कि अपने घर से ही लाइव दर्शन करें। पहाड़ में मां नंदा का दरबार सज गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से भक्तों की अगर हम बात करें तो दर्शन का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा, लेकिन शहर के लोगों के लिए घर बैठे दर्शन के लिए जिला प्रशासन ने लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की। सुबह ठीक 3 बजे से मंदिर में पूजा शुरू की गई, जिसके बाद 5 बजे तक पूजा अर्चना की गई और मां के दरबार को खोला गया। अगर आपने दर्शन नहीं किए तो आप न्यूज़ 18 के जरिए दर्शन कर सकते हैं अभी भी। उधर कुमाऊं में तो इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची हुई है। सातों आठों का ये पर्व जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, वहीं ये पर्व पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम जो है उसे भी दर्शाता है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिमी नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव के नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं।
वापसी के इस मौके को यहाँ गौरा देवी की विदाई के रूप में मनाया जाता है। एक प्रकार से गौरा महेश्वर जी की प्रेम कहानी भी है कि दोनों में बहुत असीम प्रेम हुआ था। दोनों जंगल में शिवजी ने, कहते हैं कि एक पहाड़ पे शिवजी थे, एक पहाड़ पे गौरा माता थी। शिवजी ने बांसुरी बजाई थी, डमरू तो बजाते ही हैं, लेकिन उन्होंने बांसुरी भी बजाई थी जिससे मैया का मन मोह लिया था उन्होंने। जब चारों तरफ खेत लहला उठते हैं, बारिश का मौसम होता है, ऐसे में गौरा यानी कि माँ पार्वती और महेश्वर शिवजी, इन दोनों की स्थापना की जाती है। ये पौराणिक काल से इस कुमाऊं में चलता है। इसको 7वां 8वां का पर्व के नाम से जाना जाता है। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती है और शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों पर खेल लगाती हैं। ये बात अलग है कि इस बार कोरोना संकट के चलते इसकी चमक भी कुछ फीकी हुई है। केंद्र सरकार के जो भी निर्देश है उसका पालन करते हुए कोरोना की बचत के लिए हमने बहुत सूक्ष्म रूप में इसको धार्मिक आधार पर ही मनाया है। ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार न करते हुए अपने। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। नई टिहरी शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। अब सैंपलिंग के काम में भी तेजी लाई जा रही है। नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ ग्राम प्रधानों ने धरना दिया। पौड़ी की रहने वाली ज्योति की देहरादून में संदिग्ध मौत हो गई थी। परिजनों ने प्रशासन के माध्यम से सीएम को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। देहरादून की दीपलोक कॉलोनी में एक युवक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। आरोपी युवक सीबीसीआईडी में तैनात है। अब पुलिस एसडीआरएफ और फायर सर्विस की गाड़ियों के साथ सिटी पेट्रोलिंग और हिल पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों में एमडीटी यानी कि मोबाइल डेटा टर्मिनल लगेंगे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजी, पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतिम सेमेस्टर की 10 सितंबर से आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।